नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 72 है, जो कि बेस्ड है टेम्पररी स्पेशल प्रोविजंस। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएं और आप 100% अटेम्प्ट दें वहां पर, क्योंकि पॉलिटी एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उनको सही करने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें, और निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में ही आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। चलते हैं अपनी इसी उम्मीद के साथ पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एक्ट एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी काउंसिल एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. In which year was accounting separated from auditing, and Comptroller and Auditor General's task only remained confined to auditing the government account? किस वर्ष लेखांकन को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी खातों की ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया? आपके ऑप्शन है ए 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1981। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 268, बी आर्टिकल 280, सी आर्टिकल 276, डी नन ऑफ द एबव। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसमें से कौन सा आर्टिकल है? बताइए। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 369, बी आर्टिकल 370, सी आर्टिकल 371, डी आर्टिकल 372। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 371, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन for the center as well as for each state. However, a state is exception to it. That state is. भारत में केंद्र के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए एक ही संविधान है, हालांकि एक राज्य इसका अपवाद है। वह राज्य है, आपके ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी तमिलनाडु, डी केरला। अब देखिए, ये पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं, लेकिन 6 अगस्त 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर को भी आर्टिकल 370 हटा करके उसे सेम एज जैसे हम लोग बाकी स्टेट को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट किया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये पुराने क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 371 बी of the Constitution of India makes special provision for which of the following state?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 जे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी हैदराबाद और कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और गुजरात, डी लद्दाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी नागालैंड, डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following state was never granted the special category status SCS by central government? निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया? आपके ऑप्शन से ए बिहार, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स? भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट टू लेजिस्लेट, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बी कश्मीर हैज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर का संविधान अलग है, सी ओनली द प्रेसिडेंट कैन मेक एक्ट्स, केवल राष्ट्रपति ही अधिनियम बना सकते हैं, डी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द राइट टू लेजिस्लेट, कानून बनाने का अधिकार केवल विधानसभा को है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कश्मीर हैज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये तब था 2019 से पहले, को याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज गॉट ए स्पेशल स्टेटस? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 360, सी आर्टिकल 270, डी आर्टिकल 370। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 370। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। आपके ऑप्शन है ए अ रेगुलर प्रोविजन, एक नियमित प्रावधान, बी अ परमानेंट प्रोविजन, एक स्थायी प्रावधान, सी अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, डी एन एक्टिव प्रोविजन, एक अभिनय प्रावधान, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी सिक्किम राज्य, सी नागालैंड राज्य, डी मणिपुर राज्य। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल ऑफ द इंडियन articles of the Constitution of India that apply on their own to the state of Jammu and Kashmir are? भारत के संविधान के अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर स्वयं से लागू होते हैं वो हैं। आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 1 एंड 241, बी आर्टिकल 2 एंड 356, सी आर्टिकल 1 एंड 370, डी आर्टिकल 370 एंड 371। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 1 एंड 370। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15,
When was the designation सदर रियासत changed to governor for the state of Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए सदर रियासत का पद नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1967। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. Consider the following statement with reference to India. First, the Chief Election Commissioner and other election commissioner enjoy equal power but receive unequal salaries. Second, the Chief Election Commissioner is entitled to the same salary as is provided at the judge of the Supreme Court. Third, the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in the like manner on the like ground as a judge of the Supreme Court. 4. The term of office of the election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years, whichever is early. Which of the statement is are correct? इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। एक बार हिंदी में सुन लेते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है लेकिन उन्हें असमान वेतन मिलता है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त उसी वेतन का हकदार है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदान किया जाता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान अधिकारों के अलावा के पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड एट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट सही है। जितनी सैलरी एक जज के सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है उतनी ही सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। और फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या करेगा? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है सेम उसी तरीके से हटाया जाता है जैसा कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है। तो आपसे पूछा कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 एंड 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Consider the following statement. The Chief Election Commissioner of the Election Commission of India is paid the salary equal to the salary of the Judge of Supreme Court. Second, the term of Chief Election Commissioner of the Election Commission of India shall be for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years, whichever comes first. Third, an election commissioner may at any time by writing under his hand address to the Chief Election Commissioner resign his office. Choose the correct statement. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। दूसरा, भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। तीसरा, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो आपको इसमें सही स्टेटमेंट बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है कि जितनी सैलरी एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की होती है उतनी ही सैलरी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? द टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया shall be for the period of 6 year। बिल्कुल सही है। और डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस टिल द एज ऑफ 65, उसकी जब तक कि 65 साल की उम्र ना हो और पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर उससे पहले वो 65 साल का हो गया तो वो वहां से रिटायर हो जाता है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक। तो इस तरीके से पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 18. Consider the fact given below. First, Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner of India.
Second, Rama Devi was the first woman chief election commissioner of India. Choose the correct answer from the code given below. नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करें। पहला, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दूसरा, रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो देखो, जो सुकुमार सेन थे वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और रमा देवी जो थी वो पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू द। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन से ए 5 ईयर, बी ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सी 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, डी 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। ए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी, द प्रेसिडेंट, सी, प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट, डी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसे हटाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? ऑप्शन डी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज of the parliament on the basis of proven misconduct. D is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑफिस बाय। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउस, बी, द सेम प्रोसीजर विच अप्लाइज इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, C, the President of India in consultation with the Chief Justice of India, D, the President on the advice of the Council of Ministers. तो कैसे हटाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को? ऑप्शन बी, द सेम प्रोसीजर विच अप्लाई इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम वही प्रोसीजर किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द। चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है ए, लोकसभा, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, प्रेसिडेंट, डी, चीफ जस्टिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 321, बी, आर्टिकल 322, सी, आर्टिकल 323, डी, आर्टिकल 324। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? 324। डी इज द राइट आंसर। आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।